दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं रोहित मिश्रा आज आपको ये बताऊंगा कि गांधी और बाल गंगाधर तिलक में इतना ज्यादा मतभेद होने के बाद भी दोनों में प्रेम क्यों था। दोस्तों, 9 जनवरी 1915 वो दिन था जिस दिन महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से हमेशा के लिए भारत लौटे थे। अखबारों में उनके साक्षात्कार प्रकाशित होने लगे थे। उनके स्वागत में कार्यक्रमों का आयोजन होना भी शुरू हो गया था। 4 दिन बाद यानी 13 जनवरी को बम्बई नेशनल यूनियन ने शहर के हीरा बाग में महात्मा गांधी और कस्तूरबा गांधी के स्वागत में एक कार्यक्रम का आयोजन रखा था। कार्यक्रम का एक खास आकर्षण यह भी था कि इसमें उस दौर के धुरंधर राष्ट्रवादी नेता बाल गंगाधर तिलक भी उपस्थित थे। हालांकि उन्हें इसका औपचारिक निमंत्रण नहीं भेजा गया था। तिलक ने गांधी दंपति का स्वागत करते हुए कहा कि वे श्री गांधी और श्रीमती गांधी का सम्मान करके अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं, क्योंकि वे एक दुरुस्त देश में भारत के सम्मान की रक्षा के लिए लड़े हैं। उन्होंने कहा कि भारत के लोगों को श्री गांधी के जीवन कार्य से यही शिक्षा ग्रहण करनी है कि यहाँ आत्मत्याग की भावना से युक्त और अधिक स्त्री पुरुष उत्पन्न होने चाहिए। इस कार्यक्रम के बारे में एक रिपोर्ट में लिखा गया है कि महात्मा गांधी का भाषण फीका और औपचारिक था, लेकिन पूरी रिपोर्ट को पढ़कर लगता है कि यह भाषण इतना भी फीका नहीं रहा होगा, क्योंकि अन्य बातों के अलावा गांधी ने इस कार्यक्रम में दोहराया था कि भारत में उन्होंने गोपाल कृष्ण गोखले को ही अपना राजनीतिक गुरु चुना है। हालांकि उन्होंने यह जरूर कहा कि वे तो पुणे जाकर तिलक की सेवा में उपस्थित होकर उनका सम्मान करना चाहते हैं और बंबई में तिलक से मिलकर उन्हें बहुत खुशी हुई है। कार्यक्रम में उस समय के बहुत बड़े ट्रेड यूनियन नेता जोसेफ बैपिस्टा भी मौजूद थे, जिन्हें सब प्यार से काका बैपिस्टा कहते थे। बैपिस्टा तिलक के बहुत ही करीबी थे और यह माना जाता है कि तिलक का मराठी में दिया गया प्रसिद्ध नारा स्वराज्य हा मांझा जन्मसिद्ध हक आहे आणि तो मी मिळवणारच का पहला हिस्सा यानी स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है वास्तव में तिलक से पहले काका बैप्टिस्टा अंग्रेजी में दे चुके थे, जब उन्होंने कहा था कि फ्रीडम इज माई बर्थ राइट। उल्लेखनीय है कि तिलक ने जब एनी बेसेंट के साथ मिलकर 1916 में इंडियन होम रूल लीग बनाई थी, तो काका बैप्टिस्टा ही इसके सबसे पहले अध्यक्ष बने थे। बहरहाल बैपिस्टा जब इस स्वागत कार्यक्रम में बोलने के लिए आए तो उन्होंने एक दिलचस्प बात कही। महात्मा गांधी द्वारा तिलक की मौजूदगी में गोखले को अपना गुरु मानने की बात दोहराने की ओर इशारा करते हुए उन्होंने कहा, जब तक श्री गांधी तत्परता और आत्मसम्मान के आदर्श पर दृढ़ है, जैसा कि अब तक वे अपने जीवन में रहे हैं, तब तक इससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि वे अपना गुरु किसे चुनते हैं। लेकिन यह तिलक और गांधी की कोई पहली मुलाकात नहीं थी। तब से करीब 20 साल पहले 1896 में जब गांधी 6 महीने के लिए दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे, तब भी पुणे में दोनों की मुलाकात हो चुकी थी। उस समय गांधी की उम्र थी केवल 27 साल, तिलक तब 40 साल के थे। उस मुलाकात का वर्णन अपनी आत्मकथा में गांधी ने कुछ यूं किया है। बंबई से मैं पुणे गया। मुझे मालूम था कि पुणे में 2 दल थे। मुझे तो सबकी मदद की जरूरत थी। मैं लोकमान्य तिलक से मिला। उन्होंने कहा, सब पक्षों की मदद लेने का आपका विचार ठीक है। आपके मामले में कोई मतभेद नहीं हो सकता, लेकिन आपके लिए तटस्थ सभापति चाहिए। आप प्रोफेसर भंडारकर से मिलिए। वे आजकल किसी आंदोलन में सम्मिलित नहीं होते, पर संभव है कि इस काम के लिए आगे आ जाएं। उनसे मिलने के बाद मुझे परिणाम से अवगत कराइए। मैं आपकी पूरी मदद करना चाहता हूँ। आप प्रोफेसर गोखले से तो मिलेंगे ही। मेरे पास आप जब आना चाहें निसंकोच आइए। गांधी ने आगे लिखा कि लोकमान्य का यह मेरा प्रथम दर्शन था। मैं उनकी लोकप्रियता का कारण तुरंत समझ गया। जहां तक 1915 की बात है, तो काका कालेकर ने लिखा है कि इसी साल बहुत से दोस्तों की जिद पर तिलक और गांधी की एक और मुलाकात की व्यवस्था की गई। दोनों को एकांत में बातचीत करने का अवसर दिया गया। इस मुलाकात के बाद तिलक ने अपने एक करीबी दोस्त गंगाधर राव से कहा, यह आदमी हम में से नहीं है। वह पूरी तरह से अलग रास्ते पर चलता है, लेकिन
वह हर मायने में सही है। इससे भारत को कभी कोई नुकसान नहीं पहुंच सकता। हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम कभी उसके प्रतिकूल कोई काम न करें, बल्कि हम उसकी जो भी मदद कर सकते हैं वह करनी चाहिए। लेकिन 11 जुलाई 1915 को पुणे में गांधी और तिलक की हुई यह मुलाकात अखबारों में खूब चर्चा का विषय बन गई। इसे संभवतः कांग्रेस के नरम और गरम धड़े के बीच मेल कराने के प्रयास के रूप में देखा जाने लगा। तरह तरह के कयास लगाए जाने लगे। तिलक दबाव में आ गए और उन्होंने ठान लिया कि वे इस मुलाकात का पूरा विवरण प्रकाशित कर देंगे। उन्होंने पत्र लिखकर गांधी से इसकी अनुमति मांगी, लेकिन गांधी इसके पक्ष में नहीं थे। उन्होंने 27 जुलाई 1915 को अहमदाबाद से तिलक को एक पत्र में लिखा, प्रिय श्री तिलक, आपसे मेरी मुलाकात के संबंध में अपने नाम का इस्तेमाल करने का अधिकार मैंने किसी को नहीं दिया है। आपने जिन बातों का उल्लेख किया है उनको मैंने पढ़ा तक नहीं है। हमारी बातचीत व्यक्तिगत थी और व्यक्तिगत ही रहनी चाहिए। आपके द्वारा भेजा गया भेंट का मसौदा कदाचित उसके साथ न्याय नहीं करता। मैंने यह कभी नहीं कहा मैं कांग्रेस की तरफ से या उसके द्वारा दिए गए अधिकार के आधार पर काम करता हूँ। मैं तो केवल मित्रों की ओर से एक मित्र और प्रशंसक के रूप में आपके पास गया था। मैं अखबारी विवाद में पड़ना नहीं चाहता। आशा है आप मेरी इस इच्छा का ख्याल रखेंगे और हमारी भेंट का विवरण कदापि प्रकाशित नहीं करेंगे। इस प्रकरण को कोई 10 साल पहले जब गांधी ने सत्याग्रह कर जेल जाने की ठानी थी, तो उसके पीछे तिलक की प्रेरणा से इनकार नहीं किया जा सकता। अगस्त 1906 में जब दक्षिण अफ्रीका के ट्रांसवाल में ब्रिटिश प्रशासन ने एशियाटिक लॉ संशोधन अध्यादेश लाकर भारतीयों के लिए एशियाई लोगों की तरह पंजीकृत होना अनिवार्य कर दिया, जिसमें उन्हें अपने उंगलियों के निशान भी देने थे। इस कानून में और भी कई ऐसे प्रावधान थे जिससे वहां भारतीयों के जीवन पर विपरीत प्रभाव पड़ने वाला था। महात्मा गांधी ने न केवल अपने अखबार इंडियन ओपिनियन में इस कानून की आलोचना शुरू की, बल्कि जैसा कि हम जानते हैं कि उन्होंने इसके खिलाफ एक संगठित आंदोलन की शुरुआत भी की थी। लेकिन इस आंदोलन में आगे कैसे बढ़ा जाए, इस पर दक्षिण अफ्रीका के भारतीयों के बीच बहुत बहस चल रही थी। इसी दौरान तिलक ने भारत में अपने एक भाषण में कहा कि यदि ऐसा कोई भी कानून लागू होता है तो वे इसका उल्लंघन कर जेल भी जाने के लिए तैयार हैं। तिलक के इस भाषण पर आधारित एक प्रस्ताव को गांधी ने अपनी रणनीति का हिस्सा बनाया और भारतीयों को प्रोत्साहित किया कि वे भी इस कानून का उल्लंघन कर जेल जाने के लिए तैयार हों। उन्होंने बार बार अपने भाषणों में तिलक के जेल जाने वाली बात का जिक्र करना शुरू किया। इसके बाद जैसा कि हम जानते हैं कि तिलक खुद भी जेल गए तो जरूर, लेकिन एक अलग ही मुकदमे में। 30 अप्रैल 1908 को प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस नाम के दो युवकों ने मुजफ्फरपुर में जज किंग्सफोर्ड की हत्या के इरादे से एक घोड़ागाड़ी पर बम फेंका, लेकिन उसमें किंग्सफोर्ड की जगह दो ब्रिटिश महिलाएं बैठी थीं, जो इस विस्फोट में मारी गईं। गांधी ने इस हिंसक तरीके की आलोचना की थी, लेकिन उन्होंने ब्रिटिश हुकूमत के रवैये से उपजे असंतोष को भी इसके लिए जिम्मेदार ठहराया था। इधर तिलक ने अपनी पत्रिका केसरी में इस पर दो लेख लिखे, जिसमें उन्होंने भी हिंसात्मक तरीकों से असहमति तो जताई थी, लेकिन बंगाल के क्रांतिकारी दल के उत्साह की प्रशंसा की थी। उन्होंने स्वराज्य को ही समस्या का एकमात्र समाधान बताया था। उन्होंने पत्रकारिता कानून के द्वारा जनमत को दबाने की सरकार की कोशिश के खिलाफ भी चेताया था। 24 जून को तिलक को इन दोनों लेखों के लिए दो अलग-अलग वारंट के अनुसार गिरफ्तार कर लिया गया और उन पर राजद्रोह का मुकदमा चला। जूरी ने उन्हें 2 के मुकाबले 7 मतों से दोषी ठहराया और 6 साल के लिए देश निकाले की सजा दी। जूरी में बहुमत एंग्लो इंडियन का था और जिन दो सदस्यों ने विरुद्ध मत दिया वे भारतीय थे।
तिलक को देश निकाले की सजा दिए जाने के बाद 1 अगस्त 1908 को महात्मा गांधी ने इंडियन ओपिनियन में अपने लेख में तिलक की विद्वता और बहादुरी की प्रशंसा तो बहुत की थी, लेकिन फिर भी हिंसक क्रांतिकारियों के तरीकों की सफलता के बारे में आशंका जताई थी। उनके शब्द थे, यह सजा जितनी दुख पहुंचाने वाली है, उतनी आश्चर्यजनक नहीं, उससे दुखी भी नहीं होना चाहिए। हम जिस राज्य का मुकाबला करना चाहते हैं, वह हमारे ऊपर अत्याचार करे तो इसमें विचित्र कुछ भी नहीं है। श्री तिलक ऐसे महान पुरुष हैं, इतने विद्वान हैं कि उनके कार्य के बारे में इस देश में कुछ लिखना दृष्टता ही मानी जाएगी। उन्होंने देश के लिए जो कष्ट उठाया है, उसके लिए वे पूजने योग्य हैं। उनकी सादगी बड़ी जबरदस्त है। उनकी विद्वता का प्रकाश यूरोप में भी खिल रहा है। फिर भी हम जिन्हें बड़ा मानते हैं, उनका पक्ष हमें आंख बंद करके नहीं लेना है। श्री तिलक के लेखों में कटुता नहीं थी। ऐसा कहना अथवा ऐसा बचाव पेश करना तिलक के ऊपर कलंक लगाने जैसा है। तीखे, कड़वे और मर्मभेदी लेख लिखना उनका उद्देश्य था। अंग्रेजी राज्य के खिलाफ भारतीयों को उकसाना उनकी सीख थी। उसे ढांकना श्री तिलक की महानता में त्रुटि दिखाने जैसी बात है। श्री तिलक मुबारकबाद के योग्य हैं। उन्होंने जबरदस्त कष्ट उठाकर अमरत्व पाया है और भारत की स्वतंत्रता की नींव डाली है। तिलक और गांधी के बीच कई प्रश्नों पर स्पष्ट मतभेद रहे। जैसे प्रथम विश्व युद्ध में भारत के शामिल होने पर दोनों में ऊपरी सहमति तो थी, लेकिन तिलक इसके लिए ब्रिटिश हुकूमत के सामने स्वराज्य की शर्त रखना चाहते थे। सत्याग्रह के महत्व को स्वीकारते हुए भी इस पर दोनों का दृष्टिकोण बिल्कुल अलग था। 25 अगस्त 1918 में गांधी एक पत्र में तिलक को लिखते हैं, कांग्रेस में आने का मेरा इरादा है नहीं, नरम दल के सम्मेलन में भी जाने का इरादा है नहीं। मुझे लगता है मेरा विचार दोनों ही दलों से अलग है। यदि आप और श्रीमती बेसेंट स्वीकार भी कर लेंगे, तो भी जिस तरह से मैं लड़ना चाहता हूँ, वैसा तो आप लड़ेंगे नहीं। श्रीमती बेसेंट ने कह दिया है कि वे सत्याग्रही नहीं हैं। आप सत्याग्रह को स्वीकारते तो हैं, लेकिन केवल दुर्बलों का ही एक हथियार मानकर। 1922 में एम पॉल रिचर्ड नाम के एक सज्जन महात्मा गांधी से मिले और दोनों के बीच कई घंटे तक विभिन्न मुद्दों पर एक लंबी और अंतरंग बातचीत हुई। लेकिन बाद में ये रिचर्ड महोदय अलग अलग अखबारों में गांधी जी से हुई अपनी बातचीत के बारे में विचित्र विचित्र विवरण प्रकाशित करने लगे। पहले तो उन्होंने शांति निकेतन के बारे में गांधी का एक विवादास्पद विचार बॉम्बे क्रॉनिकल अखबार में छपाया, जिसका खंडन महात्मा गांधी को यंग इंडिया में छापना पड़ा। दूसरी बार फिर से रिचर्ड्स महाशय ने तिलक से जुड़े अखबार लोकमान्य में तिलक के बारे में गांधी के विवादास्पद विचार छपवाने की कोशिश की। बकौल रिचर्ड, महात्मा गांधी ने तिलक के बारे में कहा था, मैं भारत की स्वाधीनता के लिए नहीं, बल्कि संसार में अहिंसा की स्थापना के लिए काम कर रहा हूँ, तथा मुझमें और श्री तिलक में यही अंतर है। श्री तिलक ने मुझसे एक बार कहा था, मैं अपने देश की स्वाधीनता के लिए सत्य का भी बलिदान कर सकता हूँ, परंतु मैं सत्य के लिए स्वाधीनता के बलिदान को तैयार हूँ। लोकमान्य के संपादक ने इसे छापने से पहले महात्मा गांधी के पास इस पर उनकी स्वीकृति के लिए भेजा। गांधी ने 23 फरवरी 1922 को यंग इंडिया में रिचर्ड की सभी बातों का खंडन करते हुए एक लेख लिखा, जिसका शीर्षक था, मेरे दुख का अंत नहीं। इसके जवाब में पॉल रिचर्ड्स ने भी एक लेख लिखा, जिसका शीर्षक था, उनका दुख और मेरा अपना दुख। महात्मा गांधी ने इस लेख को 16 मार्च 1922 को यंग इंडिया में छापा। जो भी कहें, तमाम मतभेदों के बावजूद तिलक और गांधी का संबंध इतना प्रगाढ़ था कि दोनों ही हर महत्वपूर्ण मुद्दे पर एक दूसरे से मिलकर साफगोई से राय लेते देते थे और एक दूसरे की बात गंभीरता से सुनते थे। 1 अगस्त 1920 को तिलक के निधन के बाद 4 दिन बाद यंग इंडिया में लोकमान्य तिलक से अपने श्रद्धांजलि लेख में महात्मा गांधी ने लिखा, वे जनता के अभिन्न अंग थे। जनता पर जितना प्रभाव उनका था,
उतना हमारे युग के किसी और व्यक्ति का नहीं था। निसंदेह वे जनता के आराध्य थे। हजारों लोगों के लिए उनके शब्द ही कानून थे। वास्तव में हमारे बीच से एक महामानव उठ गया है। सिंह की आवाज मौन हो गई है। उससे थोड़े ही दिन पहले तिलक महाराज ने अपने निकट के सहयोगी दादा साहेब खापर्डे द्वारा एनी बेसेंट को पुतना की मौसी कहे जाने को भी उचित ठहराया था। दोस्तों, हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हम चाहते हैं कि आप अपने विचार हमारे कमेंट में ज़रूर दें और अभी तक जिन्होंने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारी खबर उन तक जल्द से जल्द पहुंच सके। धन्यवाद।